गुड मॉर्निंग। पिछले हफ्ते किसी कारणवश मैं आपके साथ नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा ट्रैवलिंग में था और काफी थक गया था। तो फिर आज मुझे डबल ड्यूटी करनी है। पिछले हफ्ते मैंने तैयार किया था अपना प्रेजेंटेशन, क्योंकि उस समय इंटरनेशनल विमेंस डे था। उसी समय के बाद में अपना वेबिनार होना था। तो मैं एक सभा में गया था, मुझे बुलाया गया था। और उन्होंने कहा कि आप इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में कुछ कहिए। तो वहाँ कुछ डिस्कशंस हुई, कुछ बातें हुई। तो एक प्रेजेंटेशन मेरे पास है, तो वो मैंने कब बनाया, तो देखिए, कुछ साल पहले मैं टर्की गया था। और टर्की में बहुत सारे रोमन कालीन, रोमन युग के बहुत सारे खंडहर और पुराने कुछ स्टेडियम, कुछ एम्फी थिएटर्स, कुछ बिल्डिंग्स अभी भी हैं। और उसको देखने का एक अलग ही मजा है। तो मैं वहां गया तो एक जगह पे मेरे गाइड ने मुझसे कहा कि आप ये जो एक बैस रिलीफ था, उन्होंने कहा कि इस गेट के ऊपर आपको एक एक छोटे सा एक कॉइन जैसा एक तस्वीर, एक स्टैचू दिखेगा। तो आपको इसमें कुछ चीज खास दिखती है क्या? तो मैंने उस चीज की फोटो निकाली। तो मुझे लगा कि शायद मैं आपके साथ में शेयर करूंगा तो उसका ज्यादा मजा आपको आएगा। तो एक मिनट में मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ, और उसको मुझे बताइए कि इसमें आपको क्या खास दिखता है। ये मैंने इस ये आपको गेट जो नजर आ रहा है, इस गेट के पीछे आपको एक ये सेमी सर्कुलर, एक दूसरा एक एक गेट के ऊपर का एक आकृति दिख रही है। उसमें एक इंसान दिख रहा है। तो मैंने अपने कैमरा से इस फोटो को निकाला था, और इसके बाद मैंने दूसरे एंगल से भी निकाला और फिर जूम किया। अब देखिए, ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, एक स्त्री की तस्वीर है। और ये रोमन कालीन इसकी स्कल्पचर हुई है। खासियत क्या है, मेरे को गाइड अक्सर वो बार बार पूछ रहा था कि इसमें खासियत क्या है, बताइए। तो मुझे नोटिस नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने उस पर और ज्यादा जूम किया। जब जूम किया तब एक नजर मेरे को आ गई कि इस स्त्री का ये जो स्तन है, देखिए, ये कंप्लीट है और ये कटा हुआ है। मेरे गाइड ने मुझे बताया कि ये एक बड़ी एक एक ऐतिहासिक चीज है। और उसमें उन्होंने कहा कि इसे कहते हैं लीजेंड ऑफ द amazons। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा, अमेजोन के बारे में मैंने तो सुना था कि नदी है। उन्होंने कहा नहीं, यूरोप में एक एक लीजेंड है, एक कहानी है कि पुराने जमाने में एक अमेजोन नाम का एक कबीला हुआ करता था, ट्राइब जिसको कहते हैं। उसकी खासियत यह थी कि उसमें सिर्फ स्त्रियां ही हुआ करती थी। उस कबीले में पुरुष नहीं थे। और वो बहुत ही खूंखार और बहुत ही ज्यादा एक क्रूर तरह के उनके नेचर हुआ करती थी। और देवर उनको, मतलब अमेजोन आ रहे हैं ये सुनकर के गांव खाली हो जाया करते थे। बहुत ही क्रूएल थी। जिस गांव में हमला कर देती थी, उस गांव को पूरी तरह से नष्ट कर देती थी। कहते हैं कि कुत्ते बिल्लियां तक को नहीं छोड़ती थी, सब कुछ खत्म कर देते थे। सिर्फ उस गांव में वो देखती थी जो पुरुष मंडली है उनके साथ में वो एक प्रक्रिया जो होता है रिप्रोडक्शन का, तो अच्छे पुरुषों को लेकर के रिप्रोडक्शन का थोड़े समय के लिए करके उसके बाद उस पुरुष को भी मार डालती थी। उनके अपने जब बच्चे होते थे, तो उसमें जो भी मेल चाइल्ड यानी कि पुरुष बच्चा होता था उसको वो मार डालते थे बचपन में। सिर्फ फीमेल चाइल्ड, जो स्त्रियां होती थी, जो बच्चियां होती थी, उसको वो जिंदा छोड़ते थे और उनको बड़ा करते थे। और जगह जगह जाकर के लूटपाट उत्पात मचाना, इस तरह से उस अमेजोन ट्राइब का एक 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 लीजेंड है, एक कहानी है। तब मैंने कहा कि ये अमेजोन नदी, बोले हाँ, अमेजोन नदी जो है वो इस ट्राइब के ऊपर से आई है। उस नाम, क्योंकि अमेजोन नदी का फ्लो जो है बहुत भयंकर होता है,
उसी तरह से ये अमेजोन की जो कबीले की महिलाएं आती थी, तो एक साथ आकर के पूरी तरह से नष्ट कर देती थी सब कुछ। तो मैंने कहा उसका इस इस स्कल्पचर के साथ में, इस मूर्ति के साथ में क्या संबंध। तो गाइड ने कहा कि आप देखिएगा कि इसकी जो राइट साइड का स्तन है वो उसने काट रखा है। क्यों काटा है? क्योंकि वो तीर चलाते थे, और तीर चलाने के समय जब वो पीछे की तरफ में तीर को खींचा जाता है, तो वो ब्रेस्ट से, स्तन से उसका ऑब्स्ट्रक्शन होता था, तो वो अच्छी तरह तीर चला पाए और एक के बाद एक जल्दी जल्दी तीर चला पाए, इसलिए वो अपने ब्रेस्ट को काट लेती थी। मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा यह क्या बात है? तो उसने कहा कि अमेजोन से पूरी दुनिया घबराती थी। वो जहां निकल पड़ते थे वहां सब कुछ बर्बादी कर देते थे, लूटपाट करते थे, और सिर्फ स्त्रियों की ट्राइब, मेल चाइल्ड तक को मार डालते थे। मैंने कहा ये तो बड़ी कमाल की बात बताई आपने। तो उन्होंने कहा उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि इस दुनिया में स्त्रियां अगर एक हो जाए तो पुरुषों की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने कहा कमाल है। तो ये एक एक और भी मैंने एक स्केच निकाला था ढूंढ करके। तो कुछ पुरानी किताबों में मिला मुझे कि अमेजोन ट्राइब का जब अटैक हुआ है, अब देखिए, ये लोग लोगों को इस तरह से अटैक कर करके पूरा जला देते थे, उल्टा लटका करके उसके नीचे आग लगा देते थे। और इस तरह से उनकी जो जो क्रूरता है उसके बारे में ये वर्णन है। तो इस बात से मैंने उस प्रेजेंटेशन में उनको कहा कि आप, जो पुरुष जो सोचते हैं कि हम बहुत सुपीरियर हैं और हम बहुत ताकतवर हैं, हमारे पास सब रिसोर्सेज हैं, तो यह तो अमेजोन ट्राइब ने तभी बहुत पहले, अरसा पहले ये सिद्ध कर दिया था कि स्त्रियां अपने में काफी काबिल हैं, और उनको सिर्फ मेल की जरूरत सिर्फ एक सीड लेने के लिए होता है, उतनी ही जरूरत होती है, बाकी सब वो कैपेबल हैं। और एक्चुअली ये चीज हकीकत में भी सही है, क्योंकि अक्सर मैं एक कहानी बताते रहता हूं कि यदि दो टापू हैं और दूर दूर हैं, एक टापू में सिर्फ 100 स्त्रियां हैं और दूसरे टापू में 100 पुरुष हैं, और एक नाव है जो एक इंसान को यहां से वहां और एक इंसान को यहां से वहां ले जाए, तो आप बताइए कि 50-60 साल के बाद में कौन से टापू में मानव के प्रमाण या अस्तित्व, उसके उसके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा कहाँ है? तो लोग अक्सर सोचते रहते हैं, कोई कहता है पुरुषों में, कोई कहता है स्त्रियों में, बट एक्चुअली आप इसको हिसाब लगा करके देखिएगा, एक नाव एक टापू से एक स्त्री को पुरुषों के आइलैंड में ले जाएगी, और वही नाव एक पुरुष को स्त्रियों के आइलैंड में लेके जाएगा। तो आप देखिए, यहाँ पर 99 स्त्रियां और एक पुरुष, और यहाँ पर 99 पुरुष और एक स्त्री। आप सोच लीजिए, हिसाब लगा के देखिएगा, सर्वाइवल के चांसेस वो स्त्री वाले आइलैंड में ज्यादा है। सिंपल सी चीज है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि विमेन आर रिसोर्सफुल। उनके पास में आप कुछ भी दे दीजिए, एक आलू दे दीजिए, उसका वो सब्जी बना देंगी। एनीथिंग दे क्रिएट। वो एक क्रिएटर है। उसके पास में सबसे बड़ी चीज है कि वो एक नई प्राणी को, एक प्राण को वो एक दुनिया में ला सकती हैं, उसका नर्चर कर सकती हैं, उसे बड़ा कर सकती हैं, और आगे आने वाले दिनों के लिए उसे, आगे युग के लिए और आगे पीढ़ियों के लिए उसे तैयार कर सकती है। तो हुआ यह है कि एक बड़ी दुख की बात है कि आने उनके, ये अमेजोन की बात तो बहुत पुरानी है, बट जैसे जैसे समाज बढ़ा, तो जो मैस्कुलाइन पावर्स हैं, जो बाहर जाकर के हंटिंग करते थे या ताकत आजमाते थे या रिसोर्सेस लेके आते थे, क्योंकि वो बाहर जाते थे और उनको वहां जाकर के डिस्ट्रक्शन, आप देखिए कोई भी रिसोर्स है, आपको एक सेब भी अगर अपने पेड़ से तोड़ना है तो उसको डिस्ट्रक्ट करना पड़ता है, आपको उस पेड़ से उसको खींचना पड़ता है। आपको कोई मच्छी पकड़नी है तो उसको पानी से बाहर निकाल के उसको मारना पड़ता है। तो रिसोर्सेस के लिए डिस्ट्रक्शन करना ही पड़ता है। लेकिन उस रिसोर्स को ला करके जब वो घर में रखता है, तो स्त्री उसको, उसका निर्माण करती है, उसको एक सुंदर आयाम दे देती है। तो ये एक बायोलॉजिकल भी है और ये सोशल भी है, सब कुछ है। लेकिन
कहीं ना कहीं पुरुषों ने ये सोच लिया कि हम इनको दबाव में रखेंगे, और जो चीज एक एक क्रिएटिव फोर्स है उसको दबाव में रखा गया। हिस्टोरिकली हो गया उसमें लोगों ने सोशल प्रेशर्स लाए, रिलीजियस प्रेशर्स लाए। सारे ही रिलीजन में आप देखेंगे तो गॉड इज ऑलवेज मेल, फीमेल गॉड क्यों नहीं हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमने इस तरह से उसके एक चारों तरफ में एक एनवायरनमेंट और एक 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 क्रिया, मतलब जो पूरी ही एक सोशो एनवायरनमेंट, सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बना दिया है। उसकी वजह से अब तो ये हो गया है कि स्त्रियां जन्म में आने के साथ ही उनको यही बताया जाता है कि तुम इंफीरियर हो। कुछ कुछ धर्मों में ये कहा जाता है कि भाई तुम्हारे तो कुछ कर्मों की वजह से तुमको ये बुरी योनि मिली है। कुछ कुछ बहुत ही पुरानी किताबों में यह भी लिखा गया है, जिसको मैं तो मानता नहीं हूं, कि स्त्रियों की जाति बहुत नीच होती है। ये ऐसी चीजें जो हैं, ये बचपन से जब बच्चियों के मन में डाल दी जाती हैं, तो आज के युग में भी, इवन इन दिस पर्टिकुलर सेंचुरी, 21st सेंचुरी में भी, स्त्रियां उसी एक मानसिकता को लेकर के ग्रो करती हैं कि हम इंफीरियर हैं, हमें कुछ सिद्ध करना है, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन हम सिद्ध करेंगे। स्टार्टिंग से अगर आपको बता दिया जाता है कि आप पहले पीछे हो, तो फिर उसको हमेशा ये लगता है कि जिंदगी एक रेस है। उसको हकीकत नहीं पता है, ये पीछे है ही नहीं कोई। एक्चुअली अमेजोन की कहानी देखेंगे तो आप सुपीरियर हो। ये तो आपके मनो दिलो दिमाग के ऊपर में एक इंप्रेशन क्रिएट किया गया है कि आप इंफीरियर हो। अब देखिए, आज भी मैं देखता हूं और मुझे बहुत संताप होता है इस बात का, कि हम कौन सी महिलाओं को ज्यादा पुरस्कृत करते हैं, हमेशा बताते हैं कि ये वो बन गई, ये ऐसा बन गया। आप देखिए, ध्यान से देखिए कि आपके आसपास जिन महिलाओं की बहुत ज्यादा स्तुति और तारीफ की जाती है, अक्सर उनमें से ज्यादा ऐसी होती हैं जो पुरुष बन चुकी हैं। आप स्त्रियों को पुरुष के रोल में जब डाल देते हो, उसका स्त्रीत्व खत्म हो जाता है, वो पुरुष की तरह बिहेव करती है, आप कहते हैं वाह वाह क्या बात हो गई है, नाउ शी हैज बिकम समथिंग, शी हैज बिकम सक्सेसफुल। मतलब आपका जो देखने का नजरिया है कि जब तक वो पुरुष ना बने तब तक वो इंफीरियर ही है। इस सोच को बदलने की जरूरत है, इस सोच को बदलने की बहुत जरूरत है। वो ये जो सोच है, ये बचपन से ही स्त्रियों को एक 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 अजीब सी गुलामी की मानसिकता की ओर ले जाता है। और उसमें वो, उस सोच की वजह से वो अपना खुद का जो अस्तित्व है उसको नकारने लगती है कि मैं कुछ कम हूं और मुझे कुछ बराबरी बन को अचीव करना है। तो उस उधेड़ बुन में, उस पूरे स्ट्रगल में वो ये भूल जाती है कि स्टार्टिंग पॉइंट नीचे थी ही नहीं। आप अपने में परिपक्व थे, और शायद आप उस पॉइंट से अगर आप मानसिकता से चलते तो आप कहीं आगे निकल जाते थे। लेकिन आपकी मंजिल तो वही है कि भाई पुरुषों की बराबरी कर लो तो बस, मैं या उनसे थोड़ा ऊपर हो गए तो भैया हो गया, हमने तो सब विक्ट्री अचीव कर ली। लेकिन वो सक्सेस नहीं है। असली सक्सेस तो दिल में है। पहले शुरुआत में ही आप इस चीज को अपने बच्चों को सिखाइए। ये डिफरेंसेस जो हैं ये बचपन से ही डाले जाते हैं। देखिएगा, बोलने का ढंग, हमारी कहानियां, हमारी सिनेमा, हमारे घर में बिहेवियर, हर चीज में आपको ये नजर आएगा, इक्वालिटी कहीं नहीं है। लेकिन इक्वालिटी के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। वो लड़ाई है आपको अपने मन में करनी है, बाहर जाके लड़ना नहीं है। और इसके लिए स्त्रियों को बदलने की जरूरत नहीं है, पुरुषों को बदलना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई मेरे, आपके बिना ये दुनिया चल सकती है। तो डेस्परेट होकर के दुनिया में अपना हुक्मशाही मत करो। डू नॉट बी अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स, बी अ कंस्ट्रक्टिव फोर्स। और सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव फोर्स तो महिला ही होती हैं। तो आप उनका साथ दीजिए, उनके साथ रहिए। और ये इस बात के शुक्रगुजार हो जाइए कि अमेजोन ट्राइब अब नहीं रही। अगर वो रहती तो आप पता नहीं कहाँ आपके अस्तित्व के बारे में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता। दे वुड हैव बीन रूलिंग द वर्ल्ड। और आज भी वही रूल करती हैं, क्योंकि किसी भी चीज को नर्चर करना, किसी भी चीज को बनाना, किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, वो कठिन होता है। ये ग्लास है, मैं हमेशा कहता हूँ, ग्लास है, नीचे छोड़ दूंगा टूट जाएगा 1 मिनट में, 1 सेकेंड में। उसको बनाने में कम से कम 1 दिन 2 दिन लगता है।
टेक्स टाइम टू कंस्ट्रक्ट। डिस्ट्रक्शन में क्या है, अभी तो युद्ध चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, रोज एक एक ना एक बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है, कोई वो हो जाती है। हम तो कुछ कुछ हमारे अंदर में कोई कोई भी संवेदना ही नहीं रही है। 150 बच्चियां मर गई, हाँ भाई मर गई। अरे आप क्या बात कर रहे हो, वो आपकी बच्ची हो सकती थी। तो संवेदना कहाँ चले गई हमारी। हम बस एक 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 व्हाट्सएप या जूम या क्या कहते हैं वो आपके, वो फेसबुक का एक फोटो देख लेते हैं, भाई हाँ ट्रेजेडी हो गई, चलो आगे बढ़ जाओ। अरे वाह वाह क्या कॉमेडी हो गई, फिर आगे बढ़ जाओ। क्या कर रहे हैं। थोड़ा संवेदना रखिए। इस संसार को चलाने के लिए संवेदना बहुत जरूरी है। गौतम बुद्ध ने कहा था, उनकी तो सबसे बड़ी बात थी कंपैशन। यू मस्ट हैव कंपैशन। दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर देने से नहीं होता है। सब लोग कहते हैं कहानियों में हीरो विलन को डिस्ट्रॉय कर देता है। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को मारा नहीं, उसने उसके अंदर की जो नेगेटिव चीजें थी, जो क्रुएल्टी थी, उसको मार दिया। अंगुलीमाल उसका उसका भक्त बन गया। उसने कहा यह मार्ग मुझे ज्यादा स्वीकृत है, लोगों को मार करके मुझे क्या मिला, आखिर में दुखी तो मिलेगा। डिस्ट्रक्शन ऑलवेज ब्रिंग्स ब्रिंग्स पेन, नॉट ओनली टू द पर्सन whom यू डिस्ट्रॉय बट टू यू ऑल्सो। तो पेन और पेन को क्यों हम इसके पीछे पड़े चले जा रहे हैं। सारी अब इतना ज्यादा माहौल गर्म हो गया है कि अजीब सा लगने लगा है अब तो, कि ये हो क्या रहा है। बहुत हीरो बनना मतलब नुकसान कर देना, किसी को खत्म कर देना नहीं। वो भी किसी का माँ का बेटा है, किसी का बाप है। आपने तो उसको खत्म कर दिया, आपने सोचा, आपने एक नाम लगा दिया, ये बहुत क्रूर है, बुरा है, इसको खत्म करना जरूरी है। खत्म इंसान को खत्म करने से नहीं कुछ होता है, इंसान की सोच को खत्म करना पड़ता है। गलत सोच को खत्म करिए, अच्छी सोच को लाइए, कंपैशनेट होइए, संवेदना रखिए। अपने घर में ध्यान दीजिए कि आप अपने घर की स्त्रियों के साथ में कैसा बर्ताव करते हैं। फेंक करके टुकड़ा दे देना तो कोई भी कर सकता है, उसको बराबरी के लेवल पे लाना बहुत कठिन होता है। सोचिएगा इसके बारे में, और ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ यू बिहेव, क्योंकि ये युद्ध है ना, ये बाहर नहीं है, ये युद्ध हमारे मन में है। अंदर जाना पड़ता है और अपने आप को पहचानना पड़ता है। आसान नहीं है, बट करके देखिएगा। इस युद्ध को अगर आप जीतेंगे तो आप यह भी देख लेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर की बहुत सारी शारीरिक विडंबनाएं भी कम होती हैं। आपको मैं तो हमेशा कहता हूँ माओपेक्षा में कि जो आप सोचते हैं, जैसा सोच वैसा होत। जब आप सोचते हैं कि ऐसा ऐसा है, आपके अंदर में कोई भी चीज स्ट्रेस दे रही है, जहां अंतर्मन आपका कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो वो गिल्ट आपको मार देता है, आपके अंदर बीमारियां क्रिएट कर देता है। तो थोड़ा सोचिएगा, अगर अच्छी सोच होगी और आप अपने आप को उस चीज को जान करके कि हाँ मेरे हाथ से यह हो गया, मैं अब अपने आप को माफ कर देता हूं, जब आप इससे मुक्त हो जाएंगे, आपके शरीर में भी उसका परिणाम होगा, पॉजिटिव परिणाम होगा। आपका स्वास्थ्य बेटर होगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि जब चित्त प्रसन्न हो जाता है तो सारी चीजें अपने आप ठीक होने लग जाती है। अभी हाल ही में मैं औरंगाबाद गया था, वहां पर एक दो तीन लोग मिले मुझे। तो एक व्यक्ति मुझसे कहने लगा कि साहब मैं ना बचपन से ही मैं, पहले तो कहने लगा कि मेरी कोई चीज में सक्सेस ही नहीं होता है, और मैं हर जगह फेल होता रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। मैंने कहा क्या, बचपन से क्या सुनते आ रहे हो अपने बारे में, क्या सोचते हो अपने बारे में। तो उन्होंने कहा मैं क्या, मैं तो बंड हूँ। मैंने कहा बंड। वो कहने लगे मराठी का शब्द है बंड, बंड का मतलब होता है रीबेल। रीबेल जो विद्रोह करता है, विद्रोही। बोले बचपन से मेरी माँ हमेशा कहती थी कि ये तो विद्रोही है। तो मैंने उससे कहा अच्छा ठीक है, तो विद्रोही आप समझते हैं अपने आप को। कहते सबने यही कहा है, मैं तो विद्रोही हूँ। मैंने कहा विद्रोही का अंत क्या होता है, आगे जाके क्या होता है उसका, व्हाट इज हिज फ्यूचर। तो कहने लगे विद्रोही या तो सक्सेस हो गया तो बहुत बड़ा महान हो जाता है, और अगर फेल हो गया तो बर्बाद हो जाता है। तो मैंने कहा बस क्या है कि हमारे अंदर जो सिस्टम है ना, वो हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ढूंढता है। तो जैसे मैंने कहा कि ग्लास तोड़ देना आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है। तो विद्रोही को अच्छा रिजल्ट में ले जाना और विद्रोही को बर्बादी की ओर ले जाना, इसमें आपका अंतर, जो आपके अंदर का सबकॉन्शियस है वो बोलता है बर्बाद कर देना आसान है। तो आप विद्रोही बनना चाहते हैं तो बनिए, बर्बादी ले लीजिए।
क्योंकि उसको सक्सेसफुल बनाने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो पाथ ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस, उसकी वजह से हमेशा एनर्जी कंजर्व करने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिए हुए कमांड की मैं विद्रोही हूं उसको पूरा करने के लिए बर्बादी की ओर ले जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत लॉजिक सीक्वेंस है ये, इसको समझिएगा। एक बार आपको समझ में आएगा तो आप देख लेंगे कि जो चीज आप अपने आप से कहते हैं, जो अपने बारे में आपका इंप्रेशन है, वही चीज हकीकत में होने लगती है। अब एक और मैंने आपसे उसी औरंगाबाद की बात मैं आपको फिर बताता हूँ। अब तो संभाजी नगर है, तो वहां पर एक व्यक्ति और आए तो कहने लगे कि साहब मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल मेरे पास कुछ नहीं। वहां से उन्होंने शुरू किया। फिर कहने लगे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं किसी को भी कुछ सामान लेने भी भेजता हूँ तो वो गायब हो जाता है, मेरे साथ में कोई फेथफुल नहीं है, सिंसियर नहीं है। मैंने कहा साहब आपकी पहला शब्द क्या है, सबसे पहले आप क्या कह रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है? तो अंदर से आपका सबकॉन्शियस कहता है यस बॉस, तो जो कुछ है वो भी चला जाएगा। तो ऐसे अजम्पशन मत करिए, अपने गरीबी का या अपने लाचारी का या अपनी बर्बादी का मेडल मत लगाइए। मेडल उसमें नहीं लगाया जाता, मेडल तब लगाया जाता है जब आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं। अपने सक्सेस का बेस जो है वो आपके अंदर से शुरू होता है। बाहर जाकर के कितनी भी ट्रेनिंग ले लीजिए, लेकिन अंदर से अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तो फिर वो होने वाला नहीं है। शुरुआत अच्छी करिए। स्टार्टिंग बेस जो है वो ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो आप, जैसे महिलाओं के बारे में मैंने कहा कि वो स्टार्टिंग से उनके दिमाग में डाल दिया जाता है कि भाई तुम कम हो, तुमको कुछ सिद्ध करना है, तुमको कुछ बनना है। तो वो जो जाने वाला रास्ता पहले से ही आपने और पीछे खींच दिया उसको। तो दूसरों के साथ में स्टार्ट होने की बजाय और पीछे से शुरू हो रही है। इसी तरह से आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वो बहुत मायने रखता है। तो ये एक मेरे को कहना था कि आज के बारे में, क्योंकि महिला दिवस होके गया है, तो पिछले हफ्ते हम आ नहीं सके थे, इसलिए मैंने आज आपसे इस बात का जिक्र किया। और मैं संभाजी नगर गया था, उसी तरह से मैं अभी कुछ दिनों के बाद में मैं भोपाल जा रहा हूँ, इंदौर जा रहा हूँ, और कल तो मैं चंडीगढ़ भी जा रहा हूँ। तो वहाँ लोग मिलते रहते हैं। तो आपके शहर में जब भी आऊँगा तो थोड़ा समय निकाल के आइएगा, क्योंकि पर्सनल बात होने से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। फोन पे, व्हाट्सएप पे या इवन जूम पे वो बात नहीं होती। आपके पास बैठूंगा, आपकी आंख देखूंगा, आपका चेहरा देखूंगा तो कुछ समझता है, एक एक संवेदना होती है। तो उसके लिए कभी मैं आपके शहर आऊं तो प्रत्यक्ष मुझे जरूर मिलिएगा, और मेरे पास आपके लिए समय है। तो प्रशांत जी, कोई प्रश्न है क्या आज? यस सर। सही है। दिगंबर डॉक्टर दिगंबर मेश्राम सर ने भेजा है। रिस्पेक्टेड सर, आवर जी। सबकॉन्शियस माइंड हनुमान obeys the affirmation order of our subconscious mind Ram only and no other person. But when we go to another person to whom we have great respect, regard, and wholehearted faith for the solution of our problems, and many times we get magical relief by his or her kind words of सब कुछ ठीक हो रहा है. Sir, please explain how our subconscious mind obeys the order of other person. Dr. Digambar Mishra. देखिए, आपको एक चीज मैं बता देता हूँ। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को ही सुनेगा, वो किसी और के आदेश नहीं लेगा। जैसे आपने कहा कि कॉन्शियस माइंड राम है और सबकॉन्शियस हनुमान है, तो हनुमान सिर्फ अपने राम की ही बात सुनता है, बाकी किसी की नहीं सुनेगा। यह बात आप अच्छी तरह से नोट कर लें। रही आपकी बात, जो आपने प्रश्न पूछा, तो ये प्रश्न ऐसा है कि जब आप चिंता में होते हैं या कोई चीज आपको तकलीफ दे रही है, तो वो आप चेतनावस्था में है, आपका कॉन्शियस माइंड है। दुख, खुशी, दर्द, हैप्पीनेस, जॉय, काइंडनेस, ये सारी चीजें जो हैं ये कॉन्शियस माइंड में होती हैं। आप सिंपल सोच लीजिएगा, जब आप सोए रहते हैं तो आपको न दुख होता है, न कोई चिंता होती है, न कुछ होता है। अगर चिंता होती है तो आप सो नहीं पाते हो, आप उठे रहते हो। लेकिन जब आप सो जाते हो, जब आपका कॉन्शियस माइंड, चेतन मन सो जाता है, तो उस समय उसके साथ ही सारी चिंताएं, स्ट्रेस,
जो कुछ भी दुख है वो उस समय के लिए तो जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को ये इमोशंस नहीं होते हैं। इमोशंस हमेशा कॉन्शियस माइंड के होते हैं। और यदि आप किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाते हैं जो आपको कुछ अच्छी सूदिंग बातें बताता है, जिससे आपको लगता है कि हाँ, यह दुख मेरे इस सोच की वजह से हो रहा है, तब आप उसका सुनते हो तो वो सबकॉन्शियस को नहीं बता रहा है, वो आपके कॉन्शियस को ही बता रहा है। फिर आप जब उस चीज को स्वीकार करते हो, उस चीज के बारे में अच्छा सोचते हो, फिर आप अपने बारे में सोचते हो कि नहीं, इस चीज के बारे में ये इसका मार्ग निकल सकता है, तब वो बात जो है वो आपके थ्रू सबकॉन्शियस में जाती है। फिर आपका सबकॉन्शियस है वो आपको उस बात के लिए मदद करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि फीलिंग्स जो हैं वो कॉन्शियस में है। जो दूसरा व्यक्ति है, जो आप जिसको अच्छा समझते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छे संदेश लाता है या आपके साथ में संवेदना रखता है, उसका कॉन्शियस आपके कॉन्शियस के साथ में एक संपर्क में आता है, और आपका कॉन्शियस उस चीज को मानता है। तब कहीं जाकर के आपका कॉन्शियस उस सब अपने ही सबकॉन्शियस से बात करता है। आपका सबकॉन्शियस डायरेक्टली किसी भी कॉन्शियस के साथ में नहीं बात करेगा। तो ये चैनल है, उस तरह से ही सोचिएगा। और दूसरे लोगों का, कोई भी इंसान आपके सबकॉन्शियस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर सकता। उसको सबसे पहले आपके कॉन्शियस को अफेक्ट करना है। इस चीज को आप समझ। मुझे उम्मीद है कि इस बात से आपको समाधान मिला होगा। तो यदि और भी कभी कोई डाउट हो या नहीं समझा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। प्रशांत जी, और कोई प्रश्न है? Yes, sir. विनय पटेल जी से है, इफ एनी क्लोज फ्रेंड और लाइफ पार्टनर हैड bad past of life experience, how he can come out and live life with happy, the great human life, and how I can help him for some good morning thanks. देखिए, ऐसा है, पास्ट की बात कर रहे हैं, भूतकाल, वो तो भूत बन चुका है। सचमुच पास्ट हुआ था क्या? आपकी सिर्फ मेमोरी में वो पास्ट है, लेकिन सचमुच है क्या? एक याददाश्त ही तो है। आप सिर्फ उस याददाश्त को लेकर के बैठे हैं यहाँ पर। वो तो जो होना था हो गया, आपके हाथ से गलती हो गई, सामने वाले ने आपको तकलीफ दे दिया, जो कुछ भी हुआ, आपको उस वक्त एंगर आया, उस वक्त आ गया। अभी भी उस एंगर को कैरी कर रहे हो, सिर्फ उसकी याद को लेकर के। वो व्यक्ति तो चला गया। आपके हाथ से कोई गलती हो गई, उस चीज के बारे में आपको उस बात की ग्लानि हुई, आपको बुरा लगा, वो चीज खत्म हो गई। लेकिन वो ग्लानि अभी भी आप लेके चल रहे हो। तो आप उस घटना की, आपकी उस क्रिया की, आपके हाथों से जो गलती हो गई, उसकी याद को लेकर के उसके साथ में आप अपने इमोशन को लेके चल रहे हो। तो ग्लानि आज भी आपको उतना ही तकलीफ देती है जितना उस वक्त दे रही थी। और नुकसान किसका हो रहा है? जब आप ग्लानि में जाते हैं, जब आप एंगर में जाते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस को क्या कह रहे हैं? ग्लानि, मुझे इस चीज के लिए प्रायश्चित करना है, मुझे पनिशमेंट दे दो। सबकॉन्शियस यस बॉस कर देगा और पनिशमेंट दे देगा। और उसके हाथ में क्या है? आपका शरीर है। तो बीमारियां क्रिएट कर देगा। उसके पास दूसरा तो कुछ है नहीं। तो अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य के लिए, यह जरूरी है कि आप, जो महाउपेक्षा का जो मेन मीनिंग है वो है द ग्रेट फॉरगिवनेस। छोड़ दीजिए, अपने आप को माफ कर दीजिए, हो गया होगा, कोई बात नहीं। अंडरस्टैंड, सामने वाले ने नुकसान कर दिया, उसको उस वक्त ठीक लगा था, शायद उसकी कोई और मानसिकता होगी, छोड़ दीजिए, अब वो आपके साथ नहीं है। आपने कुछ सीख लिया, सब कर लिया, उसके पीछे मत भागिए। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ है, वो सब घटित हो चुका है, पास्ट है, गॉन, फिनिश्ड, इट डजंट एग्जिस्ट। आज, इस वक्त, इस समय, इस मोमेंट, अब का सोचिए। उम्मीद है आपको ठीक लगा हो। और कोई प्रश्न है प्रशांत जी? ये सर राहुल नीले जी ने भेजा है कि गुड मॉर्निंग सर, व्हेन इज द नेक्स्ट एडवांस क्लास? हाँ, नेक्स्ट एडवांस क्लास मैं अप्रैल में लेने का सोच रहा हूँ, पुणे में होगा। और बाकी लोगों के लिए भी एक खुशखबरी है कि अ, अगले कुछ दिनों में मैं अभी डिसाइड कर रहा हूँ कि ये मेरा जो वेबिनार होगा, इसके पीछे भी मैं कुछ क्या कहते हैं, लाइव इंटरैक्टिव ये बोर्ड खरीद रहा हूँ।
तो वो आपको उसमें ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशंस वगैरह भी उसमें किए जा सकते हैं। और उससे मेरा उपयोग यह होगा कि ऑनलाइन भी मैं आपको, जैसे एडवांस कोर्स है, उसको मैं ऑनलाइन भी आप तक पहुंच पाऊंगा। तो ये हमारा एक प्रयास है, कोशिश कर रहे हैं। जब इसका, क्योंकि उसके बारे में मुझे सीखना पड़ेगा। जब मैं इसको सीख लूंगा तो फिर हो सकता है कि एडवांस कोर्स या दूसरे भी कोर्सेज हम आपके साथ में प्रत्यक्ष, आप कहीं दिल्ली बैठे हैं या कलकत्ता बैठे हैं और मैं यहाँ हूँ, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ ऐसे बात कर रहे हैं और पूरा क्लास हो रहा है जैसे कि आप मेरे सामने हो। तो उसके बारे में मेरी थोड़ी सी प्लानिंग चल रही है। थोड़ा सीखना है मुझे, एक बार सीख जाऊंगा तो उसके बाद मैं आपके सामने ऑनलाइन भी आ जाऊंगा। तो एडवांस कैंप जो है वो अगले महीने अप्रैल में पुणे में होगा, एक दिन का। और कोई प्रश्न है? Yes, sir. Varsha Nagmal ma'am ने share किया message. A woman is strong, kind, generous. Being a woman is a boon. Woman is a born to rule because of her humility, kindness, and often blindness. She always everyone else to feel equal to her. This is what I say. बिल्कुल सही है, लेकिन nobody is born to rule. We are not supposed to rule. We have to rule over ourselves. दुनिया में ये जो बड़े बड़े लोग करते हैं ना, कि एक पे बॉम्ब डाल दिया, इधर आजकल जो चल रहा है, सब लोग सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा सिकंदर बन जाऊंगा। ये भूलिएगा मत, सिकंदर वापसी में जब जा रहा था दुनिया को जीतने के बाद, वो जब जा रहा था तो एक छोटे से मच्छर ने उसको मलेरिया से मार डाला। रूल करके कोई फायदा नहीं है। जो रूल होता है असली वो अपने मन में होता है। तो नीदर द मैन रूल्स नॉर द वुमन रूल्स, दे हैव टू जॉइंटली वर्क टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। हमारे आने वाली नस्लें हमसे ज्यादा अच्छी रहें, ज्यादा डेवलप्ड रहें। जो पहले स्टोन एज में जो था उससे आज हम बहुत बेहतर हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उसके लिए मेहनत की। उन्होंने कुछ सीखा, कुछ हमको बताया, जेनेटिकली भी हमको मिला, नॉलेज वाइज भी मिला। इसी तरह से हमारे आने वाले जो नस्लें हैं, आने वाला जो युग है, आने वाला जो संसार है, उसके लिए हमें कुछ देना है। रूल, नोबडी रूल, वी हैव टू रूल अवर अवर सेल्व्स। खुद के ऊपर रूल करना सबसे बड़ा रूल है। और कोई प्रश्न है? जी सर, संजू वालके जी ने भेजा है. How to avoid unnecessary squabble with dear ones, even if you are not at fault. स्क्वाबल्स विथ पियर वंस? Dear ones. डियर वन? डियर वंस कहते हो तो फिर स्क्वाबल कैसे होगा? तो स्क्वाबल जब हो जाता तो फिर वो डियर नहीं रहते। ऐसा है, थोड़ा बहुत घर्षण होते रहना चाहिए, सब कुछ स्मूथ जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ, टायर अगर कांच के ऊपर चलाओगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, उसको फ्रिक्शन चाहिए। थोड़ा बहुत स्क्वाबल रहने दीजिए ना, क्यों हर चीज को शांत मत करिए, बट अंडर कंट्रोल्ड सर्कमस्टेंसेस, है ना। जब आप खाना खाते हैं तो अंदर भी एक एक संघर्ष होता है। आपका शरीर उसको ब्रेक डाउन करता है, उसका प्रोटीन निकालता है, कार्बोहाइड्रेट निकालता है, बहुत कुछ निकालता है। तो वो भी तो एक संघर्ष है, लेकिन वो आपके भले के लिए है ना। तो कुछ कुछ स्वबल जो है उसको रहने दीजिए। शायद उनका पॉइंट है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप आर्ग्यू कर रहे हैं। हो सकता है उसका पॉइंट फायदेमंद भी हो। तो हर चीज में कुछ अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिए। स्क्वबल्स होने दीजिए, कोई बात नहीं। आप अपना पॉइंट बोलिए, उनको अपना पॉइंट बोलने दीजिए, लेकिन उसको एक सीमा तक रखिए। उसमें से सीख लीजिए और छोड़ दीजिए। क्या जरूरत है उसको एक सीमा के आगे ले जा करके झगड़े में कन्वर्ट करने का? चलने दीजिए ना। और कुछ है? यस सर, वीरेंद्र दीक्षित जी का मैसेज है. सबसे पहले नमस्ते सर जी. आज आपके स्त्रियों के बारे में विचार सुनकर मैंने अपने आप पर बहुत फक्र महसूस किया. आज समाज के अंदर की स्त्री के बारे में मानसिकता बदलने की जरूरत है. आपका लगता है कोई परिवर्तन होगा? डॉक्टर वैशाली यवतमाल. बहुत अच्छी बात है। मैंने वही कहा ना कि परिवर्तन, संघर्ष, रेवोल्यूशन, क्रांति, वो सब माइंड में होती है। अपने माइंड से शुरू करिए हमेशा। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले अपने आप को सुधारिए, जग अपने आप सुधर जाएगा। और सुधारने का मतलब यह नहीं है कि आप कहीं गलत जा रहे हैं, मेरा ये कहना नहीं है। बट सम्यक, सम्यक दृष्टिकोण रखिए। यदि आपका सम्यक दृष्टिकोण है और आप अंदर से पहले ही एनलाइटेंड है तो बहुत अच्छी बात है। एनीथिंग एल्स?
प्रशांत। Yes, Ashwini Ayode जी का मैसेज है. Good morning, sir. Very interesting and fascinating topic. Thank you. थैंक यू वेरी मच। तो अभी समय हो गया है, हम लोग 5 मिनट ओवर शूट कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अब हमें विदा लेना चाहिए। आप लोग मेरे पास आए, आपने अपना समय मुझे दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।